Hello everyone. Today's topic is third point partnership of chapter 2. ये थर्ड टाइप है ये. यानी पहले टू टाइप्स जो है, वन इज सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. हम कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं एंड टुडेज टॉपिक इज पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? ये पार्टनरशिप, वैसे तो पार्टनरशिप का मीनिंग मैं बता देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि पार्टनरशिप की क्यों जाती है. ये पार्टनरशिप एक्ट है 1932. एक एक्ट बनाया गया है जिसके अंडर पार्टनरशिप, उसी एक्ट के अंडर ही पार्टनरशिप की सारी जितनी भी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस दी हो जाती है. अगर पार्टनरशिप में आप पार्टनर से आपस में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसी एक्ट के अंडर आता है. जैसे हमने कल ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस का भी एक्ट किया था, तो आज हम पार्टनरशिप का एक्ट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. और एमसीक्यूज में मेनी टाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है. 1932 है बेटा. According to Partnership Act 1932, ये पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? 1932 है बेटा. अब 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है बेटा? ये पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, राइट इट डाउन बच्चे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. मतलब इसका मतलब ये है कि लिखो पहले फिर मैं बताती हूँ. पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप बस एक ही मीनिंग, इसका डेफिनेशन और मीनिंग एक ही करना है. इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. यानी इसमें कम से कम दो चाहिए, और ज्यादा कितने चाहिए मैं बताती हूँ. टू और मोर पर्सन. ये तो आपकी टिप्स भी होनी चाहिए, 12th में अकाउंट्स में भी काम आएगा ये. यानी पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव, जिन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने डिसाइड किया, एग्रीमेंट किया है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी क्या एग्रीमेंट किया उन्होंने, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट उनको शेयर करना. ये बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, कैरिड ऑन बाय ऑल. ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कैरिड ऑन बाय ऑल. ये जरूरी नहीं कि जितने पार्टनर से सभी बिजनेस को चलाएंगे, उनमें से कोई एक भी चला सकता है और सभी मिलकर भी चला सकते हैं. जो कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी ऐसा बिजनेस जो कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी सभी चलाते हैं या उनमें से कोई एक भी चला सकता है. और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये तो डेफिनेशन तो टिप्स होनी चाहिए. This is a definition according to Indian Partnership Act. Write it down. Indian Partnership Act 1932. The partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business. यानी जिन्होंने एग्रीमेंट किया कि प्रॉफिट्स जो बिजनेस के शेयर करने, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलकर बिजनेस को कैरी करते हैं, ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यस, सभी के बिहार पे एक भी काम कर सकते हैं. मान लो सपोज 5-6 पार्टनर्स हैं, 2 जो है करनाल में रहते हैं, 3 अम्बाला में रहते हैं, बिजनेस करनाल में है, तो दो भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं. जो है कि सबका होना कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है. ये पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये पार्टनरशिप की क्यों जाती है बेटा? अभी तक तो हमने किया था सोल ट्रेडरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस. ये जब बिजनेस स्मॉल स्केल तक है, ठीक है, उस केस में तो सोल ट्रेडरशिप या जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस चल जाता है. बट जैसे जैसे बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा होता जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मीडियम साइज के लिए हमें पार्टनरशिप जो फॉर्म को अपनाना पड़ता है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकेला पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज, क्योंकि अकेले पर्सन में सभी क्वालिटीज नहीं होती, ना ही उसके पास इतना कैपिटल होता है, ना ही उसके पास इतनी स्किल होती है. तो क्या करते हैं इस केस में, कई बार क्या करते हैं 2 और 3 पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस को चला देते हैं. तो जैसे कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर है,
उसमें आईटी की उसको नॉलेज ज्यादा है, दूसरे को बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज ज्यादा है, किसी को किसी और फील्ड की नॉलेज ज्यादा है, तो सभी मिलकर यानी अलग अलग मैनेजरियल स्किल के लोग मिलकर भी पार्टनरशिप को कैरी ऑन कर सकते हैं। नहीं, अगर बिजनेस को स्मॉल स्केल पर चलाना है या मीडियम साइज बिजनेस है तो इसके लिए पार्टनरशिप ज्यादा सुटेबल रहता है। Now next question is features, nature, characteristics of partnership. ये सभी का आंसर सेम ही है। पॉइंट 1 इज फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन, ये पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है? अभी मैंने जो प्रीवियस बताया मीनिंग में बताया कि पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होती है। यानी ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो जाती कि आपका मन किया तो पार्टनरशिप कर दी, नहीं। तो इसके लिए एग्रीमेंट्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस किसके अकॉर्डिंग होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। नाउ राइट इट डाउन बच्चे। द पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म्ड पार्टनरशिप इज, आप इसको हाइफन डाल के लिखोगे बेटा, हाइफन डालो छोटा सा बेटा। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड according to Indian Partnership Act 1932। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ही पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि बेटा इसमें कुछ लीगल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब यहाँ लिखो बेटा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ डॉट डालो, यहाँ हाइफन डालो तो हाइफन रहने दो बेटा। अब डॉट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस it comes into existence by legal agreement between the partners जो legal agreement है, this is known as partnership deed, and this legal agreement is known as partnership deed. This is known as partnership deed. ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड मीन्स जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड मीन्स, तो ये डॉट डॉट डाल देना बेटा। पार्टनरशिप डीड मीन्स partnership deed contains the terms and conditions of partnership. जो एग्रीमेंट हुई टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं सेम लैंग्वेज में लिखवा दी, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है,
उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी दैट डॉक्यूमेंट्स विच कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मेनी टाइम्स वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल है, की भी बात है कि जो एग्रीमेंट है लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट नोट, एग्रीमेंट जो भी डीड है, जो एग्रीमेंट हो रहा है मस्ट बी लॉफुल। इसका मतलब है कोई भी इलीगल एक्टिविटीज जैसे लाइक वाइज रॉबरी हो गया, रॉबरी के लिए पार्टनरशिप नहीं होती, ये चैरिटेबल के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए की जाती है बेटा, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। यानी जिसमें वही एग्रीमेंट इसमें आता है जो लॉफुल है। लॉफुल मीन्स जो कि इलीगल नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट इसमें नहीं आते। कोई जो डकैत है अगर वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो चोर है पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो पार्टनरशिप में नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि लॉफुल एक्टिविटी नहीं है। इसमें सारी कौन सी एक्टिविटीज आती है, सिर्फ लॉफुल एक्टिविटीज आती है, और जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। यानी एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, एक लॉफुल होना चाहिए, और इसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए बेटा, बिजनेस के लिए की जाती है, एंड शुड बी डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यानी एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल एंड इसी में लिख दो, एंड शुड बी run for the motive of profit, ठीक है। यानी वही बिजनेस होगा जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। बाकी अगर प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट अगर मिसिंग है तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। कोई चैरिटेबल कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो रही, चैरिटी कर रहे हो, तो वो भी पार्टनरशिप में नहीं आएगी। तो सेकंड पॉइंट इज लायबिलिटी। जैसे सोल ट्रेडर में पार्टनर जो सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, और ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी ये पॉइंट था, वहां पर कर्ता की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड थी, बट बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी। और यहाँ पर क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मीन्स अगर फर्म की बिजनेस की एसेट्स इनफ नहीं है to pay off the debt, then in that case they have to sell their personal property to pay off the debt. Now write it down, बच्चे। The liability of all the partners is unlimited. ये सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड। डॉट से स्टार्ट करोगे बेटा, ऐसे सेकंड डॉट के नीचे डॉट आती जाएगी। जितने पार्टनर्स है उन सबकी लायबिलिटी क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। इट मीन्स अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इफ बिजनेस assets are not enough to pay off debts, अगर डेट्स को पे करने के लिए बिजनेस एसेट्स इनफ नहीं है, तो उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। दे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लॉस, यानी उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ सकती है, ठीक है। If business assets are not enough to pay off debts, then they have to sell their personal property to pay off debts, ठीक है। अगर इसमें वही सेम लैंग्वेज वहां वो वाली भी लिख सकते हो बेटा, जो सोल ट्रेडर में लिखवाई थी मैंने, बस सोल प्रोप्राइटर की जगह पार्टनर्स कर सकते हो। सेम लैंग्वेज आप यू कैन यूज, तो जो आपने अगर वही लैंग्वेज आपने लर्न कर ली, तो उसको भी आप वहां पर यहाँ पर एज इट इज लिख सकते हो। बस सोल प्रोप्राइटर की जगह यहाँ पर लिखना पार्टनर्स, बस। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग। थर्ड पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग। ये रिस्क बेयरिंग क्या है कि जो रिस्क है वो बेयर, जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, एग्रीड रेशो में, रेशो गिवन होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो लाइक वाइज रिस्क भी एग्रीड रेशो में शेयर करेंगे वो, और मेनी टाइम्स रेशो इज नॉट गिवन टू यू,
रेशियो गिवन नहीं होती तो इन दैट केस कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर रेशियो गिवन है तो रिस्क और प्रॉफिट दोनों उसी रेशियो में शेयर करेंगे, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इट मींस इक्वली शेयर किया जाएगा। नाउ द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, the partners share the profits of the firm जितने प्रॉफिट्स किस में शेयर करते हैं, एग्रीड रेशियो में। जितने प्रॉफिट्स कैसे शेयर करते हैं, एग्रीड रेशियो में, यानी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड मतलब विच इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। The partners share the profits of the firm in agreed ratio. In case no ratio तो क्या करेंगे, अगर रेशियो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अब इसको करोगे इफ इन केस नो रेशियो, अगर रेशियो गिवन ही नहीं है बेटा फिर क्या करोगे, फिर क्या करेंगे, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन इक्वल, इक्वल then in equal ratio it will be shared। इसी तरह से लिखना बेटा, इस तरह से मैंने लिखा, बस एरो लगा के डॉट लगा के हाइफन लगा के इस तरह से लिखना है। देन इन इक्वल रेशियो इट विल बी शेयर। ओके बेटा, तो दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब डिसीजंस कौन लेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, सभी पार्टनर्स मिलकर ही लेंगे। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज वही करेंगे। इन पार्टनरशिप फॉर्म हाइफन डाल दो यहाँ बेटा, अब नेक्स्ट लाइन में डॉट डालिए बेटा। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स शेयर अमंगस्ट, अपने आप ही शेयर कर लेंगे आपस में डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजन मेकिंग है आपस में अपने आप ही शेयर कर लेंगे। यानी पार्टनर शेयर्स अमंगस्ट देमसेल्व्स the responsibility of decision making and control, and control of day to डे एक्टिविटीज। ये आपस में ही शेयर कर लेंगे कि तुम्हारा ये काम है मेरा ये काम है, ये डे टू डे एक्टिविटीज सारा आपस में ही शेयर कर लेंगे। इन पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर शेयर्स अमंगस्ट देमसेल्व्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। तो आपस में शेयर कर लेंगे इस तरह से। तो ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, ये डिसीजंस आर जनरली टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट, इन म्यूचुअल कंसेंट से ही होता है। ये भी लिख लो बेटा, decisions are taken with mutual consent। Decisions are taken with mutual consent। Okay beta, so this is fourth point। Now fifth point is continuity। अबे कितने टाइम तक चलेगी, यानी पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी कितने टाइम तक है। फिफ्थ पॉइंट इज कंटिन्यूटी। देखो अंडरस्टूड है कि पार्टनरशिप लंबे समय तक तो चलती नहीं है। अगर मान लो किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है,
या कोई बीमार हो जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे वहां पर भी पॉइंट था सोल ट्रेडर में, सोल ट्रेडर की कंटिन्यूटी क्या थी, अगर उसकी डेथ होगी खत्म, बीमार हो गए तो भी खत्म, ये फर्म बंद हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही है। लेकिन ये हो सकता है जैसे 4-5 पार्टनर्स है, उसमें से एक की डेथ होगी तो वो वाली पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो नए एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। यानी राइट इट डाउन बेटा। पॉइंट 1 your dot partnership gets automatically dissolved होता है बंद होना, क्लोजर, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है ऑन द डेथ, कोमा रिटायरमेंट या कोई छोड़ के चला जाता है, और इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी पता ही है, जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब उसके पास पैसा नहीं रहता, तो उस केस में भी इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मैंने बताया था मीनिंग, मतलब जब किसी के पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी किसी को पे ऑफ करने के लिए, लॉस में चला जाता है, तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं उस पर्सन को। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, एनी ऑफ इट्स पार्टनर, तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, या किसी पार्टनर की डेथ होगी, रिटायरमेंट होगी, या फिर उससे कोई इंसॉल्वेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि उसके बाद किसी मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं नए एग्रीमेंट के साथ। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिजायर्स, की इच्छा है कि वो करना चाहते हैं, डिजायर्स पार्टनर से तो डिजायर लिख देना बेटा, ये एस हटा देना यहाँ से, यानी अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू, उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो देन दे में उसे कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं, न्यू एग्रीमेंट के साथ, बट दे में डू सो, ऐसा कर सकते हैं, बट कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट। ओके बेटा, टुडे जो 5 पॉइंट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 जितने भी थे आपको, यानी फर्स्ट पॉइंट था फॉर्मेशन, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड रिस्क बेयरिंग, फोर्थ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एंड फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूटी। एंड 6 पॉइंट है मेंबरशिप। जैसे मेंबरशिप बिल्कुल सिंपल है, उसमें आप क्या करोगे, मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50, बस इतना ही लिखना, आपको ज्यादा नहीं लिखना। पहले 100 मेंबर्स होते थे, मैक्सिमम कितने हो गए, 50 हो गए। पॉइंट यू कैन एड अप योर ओन कि मिनिमम मेंबर 2 है, मैक्सिमम कितने 50। अर्ली बीच में से 100 हुआ था, बट नाउ एट दिस टाइम ओनली मैक्सिमम मेंबर्स है 50। ओके बेटा, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको आज करनी है।